हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इमरजेंसी की अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में बात करेंगे इमरजेंसी से लेसन्स क्या क्या मिलते हैं। लेसन हमें नहीं, सबको, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को, देश को, जनता को के और डेमोक्रेसी को भी लेसन्स क्या मिलते हैं और डेमोक्रेसी से लेसन्स क्या मिलते हैं। लेसन ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये पीएसआईआर में डायरेक्टली उठकर आ सकता है। क्यों? देश में इमरजेंसी हमारे एक ही बार लगी है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 के अंतर्गत उसके सेकंड क्लॉज को लेकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर। आज से मतलब इससे पहले या इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ ना, बताओ हाँ कि ना? नहीं हुआ ना? तो लेसन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लोकतंत्र के अंदर क्या आपातकालीन की स्थिति अगर कुछ आ जाए तो क्या क्या चीजें जो इंदिरा गांधी जी ने और उनकी सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल ने करी, क्या सच में ऐसी चीजें भंग हो सकती हैं? मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं क्या? जुडिशरी का दरवाजा बंद हो सकता है क्या? मीडिया को अपनी बुलंद आवाज रखने का क्या कहते हैं, जो लिबर्टी है वो छीनी जा सकती है क्या? लेसन जानते हैं एक बार इमरजेंसी के। इमरजेंसी ने दो चीजें दिखाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं, इमरजेंसी ने यह भी बताया कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वीक कितनी है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी, और उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। बड़े सारे ऑब्जर्वर्स हालांकि ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो कंप्लीट तरीके से चरमरा ही गया था, पूरी की पूरी तरीके से उसकी जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त ही हो गई थी इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन यह भी हमें जानने की जरूरत है कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो इमरजेंसी के टाइम पर पूरे की पूरी तरीके से चरमरा गया था, लेकिन ये रिस्टोर भी हो गया था एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंतर्गत, जब इमरजेंसी से सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई थी वापस। तो एक लेसन निकलकर यह आता है इमरजेंसी से। नंबर वन लेसन इज, इंडिया जैसे देश में जहां पर डेमोक्रेसी हार्ट एंड सोल के साथ फॉलो होती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फॉलो होती है, थ्योरेटिकल तो है ही चलो एस्पेक्ट, लेकिन थ्योरेटिकल होने के बावजूद जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जो फॉलो होती है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको पूरी तरीके से छीनना, उसकी जड़ों को उखाड़कर फेंकना वो मुश्किल है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है, उसके पेड़ की टहनियों को तो काटा जा सकता है, लेकिन पेड़ की टहनी दोबारा उग जाएंगी, दोबारा पत्ती, फल, फूल सब कुछ आ जाएंगे। जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता, क्योंकि जड़ से अगर उखाड़ा जाता तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो सकता है कॉन्टिन्यूटी में सरकार चलाती रहती। एक्सटेंड तो कर ही दिया था उन्होंने इमरजेंसी से टेन्योर को, और हो सकता है वो टेन्योर कंटिन्यू का कंटिन्यू रहता। वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया। कुछ टाइम के लिए छीन सकते हो आप, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होल्ड कर सकते हो, डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो भी अधिकार मिलते हैं उनको आप थोड़ा सा रोक सकते हो, लेकिन कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट करके जड़ से फेंक नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन से निकालकर आप अथॉरिटेरियन रिजीम यहां पर नहीं ला सकते, ठीक है। सेकेंडली, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रेक्टिफाई करे गए। यानी कि इमरजेंसी ने हमें यह भी दिखा दिया, जैसे कभी कभार कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यहां पर यह कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो लगी, आपातकालीन की जो स्थिति लगी, ये भी। तो मैं आपको बता रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या यार, इमरजेंसी अगर नहीं लगती ना, तो संविधान के अंदर जो जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी चीजें थी, देखो संविधान निर्माताओं ने हो सकता है अच्छे मकसद से डाली हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेकिन वो जमाना अलग था। ये जमाना 1970s में हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था, पॉलिटिकल स्थिति, पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री काफी ज्यादा चेंज हो गया है। ऑपोजिशन पार्टी इतनी सारी लाइमलाइट के अंदर आ गई है, हर किसी को पावर की एक भूख है, ठीक है। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में रिश्ते, जैसा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के जो टाइम पर थे, अब वो चीजें उतनी बेहतरीन तरीके से देखने को नहीं मिल रही थी, चीजें बदल गई थी, राजनीतिक व्यवस्था देश की चरमरा गई थी अलग तरीके से। लेकिन यहां से हमें एक चीज देखने को यह मिलती है संविधान के बारे में, कि संविधान के अंदर कुछ कुछ जो उसके टेक्स्ट हैं, जो जो चीजें लिखी गई हैं, वो टेक्स्ट थोड़े से फॉल्टी हैं। जैसे प्रेसिडेंट को पीएम ने बोला वर्बल ऑर्डर्स देकर कि इमरजेंसी लगा दो सुबह 26 जून पे 15 मिनट की मीटिंग करके, और उन्होंने लगा दी। तो यह देखा गया कि प्रेसिडेंट को अब पूरा का पूरा कैबिनेट जो है जब चेंज करा गया ना, तो ये बोला गया कि अब रिटन ऑर्डर्स पे ही प्रेसिडेंट ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 352 के अंतर्गत, भाई ये क्या बकवास होती है,
इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये क्या चीज़ है इंटरनल डिस्टर्बेंस? यानी कि ट्रैफिक जाम होकर दो लोगों के बीच में, दो जुटों के बीच में लड़ाई होने लग गई, किसी गली में कुछ धरना प्रदर्शन के तौर पर दो रिलीजियस ग्रुप अगर आपस में भिड़ गए, मंदिर मस्जिद को लेकर किसी एक एरिया में लड़ाई होने लग गई, तो क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस है? उसका उसका परिणाम क्या, उसका खामियाजा क्या पूरा राज्य, पूरा का पूरा रीजन या पूरा का पूरा देश भुगतेगा क्या आर्टिकल 352 के अंतर्गत? तो ये बोला गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये कोई वर्ड नहीं होता, इसको रिप्लेस कर देयर शुड बी न्यू वर्ड। जब तक आर्म्ड रेबिलियन ना हो तब तक आपातकालीन की स्थिति नहीं हो सकती। तो उसने हमें यह भी दिखा दिया इमरजेंसी ने कि देखो संविधान के अंदर कुछ कुछ चीजें गड़बड़ी की फॉर्म में डाली गई थी, जिसको बाद में रेक्टिफाई करा गया, बाद में करेक्ट करा गया। ओके, नाउ इंटरनल इमरजेंसी, देश के अंदर जो हालातों के तौर पर जो आपातकालीन की स्थिति जो लगेगी, जो कंडीशन बनेगी, अब यह बोला गया इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। और कौन सा वर्ड हटा दिया गया? कौन सा वर्ड हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रागनी कैसे एडवाइस दिया था प्रेसिडेंट को और उनके मंत्रिमंडल ने? वर्बल ऑर्डर्स, ठीक है, सिर्फ मुंह से बोल दिया था, लेकिन अब क्या चीज डाली गई? राइटिंग में उनको ये चीज देनी पड़ेगी, किसको? पूरे के पूरे यूनियन कैबिनेट को। ये हो गए दो लेसन्स। बात करते हैं तीसरी सीख क्या मिली इमरजेंसी से। इमरजेंसी ने सबको यह अवेयर करवाया कि सिविल लिबर्टीज की वैल्यू क्या है। जैसे आपातकालीन की स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका तो ख्याल ही नहीं रखा गया था। और ख्याल इस कदर नहीं रखा गया था कि मौलिक अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं। उन मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से भी सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार 20 और 21 छीने जा रहे हैं। और एक और चीज, अगर किसी को अगर यह लगता है कि मौलिक अधिकार उसके छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट तो अप्रोच कर सके, जुडिशरी के दरवाजे पर तो दस्तखत दे सके, वो चीज भी लिबर्टी छीन ली गई। तो अब यह चीज डाली गई कि देखो कुछ सिविल लिबर्टीज ऐसी होती हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, देश में कैसी भी परिस्थितियां हो, उसको नहीं छूना है। सिटीजन के उन अधिकारों का उल्लंघन कैसे भी किसी भी परिस्थिति के अंदर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इसके बाद जितने भी देश में कोर्ट थे, देखो हाई कोर्ट तो एक बारी बचाव में उतरा था जनता के, हेबियस कॉर्पस की रिट को एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन उसको किसने खारिज कर दिया था कि नहीं, जो सरकार बोल रही है वो ठीक बोल रही है, जो भी कर रही है इमरजेंसी के टाइम पे ठीक कर रही है। किसने बोल दिया था ऐसा? बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी, के लोगों की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर काफी सारे आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे मिसबा, कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी नहीं चाह रहा लोगों की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना। हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि रेट्स को एंटरटेन करने के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एंजॉय करा जा सकता है, आप कोर्ट जा सकते हो। और हेबियस कॉर्पस, एटलीस्ट किसी पर्सन को जो अरेस्ट करा जा रहा था उस टाइम पर, शाइनी अपोजिशन लीडर्स को पकड़ पकड़ के घर से अरेस्ट करा जा रहा था, तो उस अरेस्ट करने का ना रीजन ना तय सीमा, बताओ शाइनी कि कब तक अरेस्ट करा जाएगा, कहां रखा गया है, मार तो नहीं गया, कस्टोडियल डेथ तो नहीं हो गई। और क्या हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं करा गया होगा? बताओ, सोच के देखो, किसी के घर की महिला अरेस्ट करके लेकर गई है, भले वो क्या कहते हैं राजनीतिक माहौल से संबंध रखती हो, और आरोप ये पीछे से उठकर कोई खबर आ रही है, बात आ रही है कि उसका कस्टोडियल रेप हो गया, उसको मार दिया गया है, लेकिन कोर्ट इस चीज को संज्ञान में लेने के लिए रेडी ही नहीं है कि हेबियस कॉर्पस की रिट लगाकर प्रेजेंट द बॉडी ऑफ द पर्सन, उसको अगर वो है, वो अरेस्टेड है वो पर्सन, तो उसको सामने प्रेजेंट करो। हाई कोर्ट ने एक एक्टिव रोल निभाने की कोशिश भी करी, लेकिन इस हाई कोर्ट की बात को किसने शांत कर दिया? किसने शांत कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी को शाइनी उस टाइम पर बोला गया ना कि जुडिशरी अपनी जिम्मेदारियों से काफी ज्यादा भाग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का यह चीज बोलना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर शक की बुनियादें पैदा कर रहा है कि वो लोगों की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये चीज इमरजेंसी के बाद काफी इफेक्टिव रूप से सामने आई। बड़े सारे सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे केम अप आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। हाउएवर, जो क्रिटिकल ईयर्स थे इमरजेंसी के, इट ब्रॉट मेनी इश्यूज जिनको एडिक्वेटली तरीके से
डील नहीं करा गया था, वो हम अभी देखेंगे। क्या जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो सामने आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से स्टैब्लिश है, याद है एक सबसे बड़ा मुद्दा यह था, शाह कमीशन के सामने सरकार ने क्या बोला था, इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था कि ऑपोजिशन पार्टीज के धरना प्रदर्शन की वजह से हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस और हमारी पार्टी की स्टेबिलिटी जो है वो पैरालाइज हो रही थी। यार मुझे एक बात बताओ, ये मजाक की बात है क्या यार फिर, कि प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि एक ऑपोजिशन लीडर ने पुलिस और आर्मी को ये बोल दिया था कि इनके ऑर्डर का हुक्म का पालन मत करो, इसलिए मैंने इमरजेंसी लगा दी, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ इमरजेंसी। ये कहीं से भी बात लॉजिकल लग रही है रागनी? कहीं से भी? मतलब पुलिस और आर्मी मान जाएंगे ऐसे किसी बात को? और ऐसा क्या सच में हुआ क्या देश में? शाह कमीशन ने क्या बोला था कि जो जो ग्राउंड्स के ऊपर सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, मंत्रिमंडल ने जो जो बातें बोली हैं कि इमरजेंसी इन ग्राउंड्स पे लगी है, क्या ऐसे ग्राउंड्स थे भी रेडी देश में? बताओ, क्या सच में इतनी गंभीर स्थिति थी क्या देश की कि इमरजेंसी लगाना कंपल्शन थी? बताओ, नहीं ना? तो ये चीज बैलेंस कैसे करी जाएगी? इमरजेंसी की बात है, ये भी चीज देखने को मिली कि ये चीज बैलेंस कैसे करी जाए कि कल को तो ऐसे कोई भी सरकार बोल देगी कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं हमारे 5 साल के करियर के अंदर भंग, क्या कहते हैं, एक हमारे करियर को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल स्टेबिलिटी को जो है पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वी विल टेक द रूट ऑफ इमरजेंसी। और क्या सिटीजंस को कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए? सवाल यह भी उठकर आया, शुड दे हैव कंप्लीट एंड फुल फ्रीडम कि वो किसी भी प्रोटेस्ट एक्टिविटी या धरने प्रदर्शन में एंगेज हो सके, या उनका ये राइट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? लिमिट्स क्या होनी चाहिए ऐसे किसी धरने प्रदर्शन की, ऐसे किसी प्रोटेस्ट की? और एक मुद्दा और निकल कर आया जो कि एक ब्रॉड मुद्दा था, सेकंड एस्पेक्ट ये है, वैसे यहां पर सेकेंडली लिखा हुआ है लेकिन आप इसको फोर्थली फिफ्थली बना देना, ठीक है, लेसन है। देखो इमरजेंसी जो भी लगी, बंद कमरे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिया, जो भी डिसीजन लिया कि इमरजेंसी लगनी है, ग्राउंड लेवल पर जब देश में इमरजेंसी लगी वो तो पुलिस और प्रशासन ही लगाता है, वो तो काम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ही था। ये इंस्टीट्यूशंस भी, दीज इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, इनको रूलिंग पार्टी का पपेट बना दिया गया था। याद है हमने पढ़ा था उसको, एक्सेसेस जो कमिट करे गए थे इनके द्वारा, तो उसके पीछे हुक्म और ऑर्डर कहां से आ रहे थे? सेंट्रल लेवल से, प्रधानमंत्री जी के चेंबर से, मंत्रिमंडल से। ये मतलब यूनियन कैबिनेट ही तो था जो पुलिस को और प्रशासन को ये सब अरेस्ट करने के और इनको ये ऑर्डर दे रहा था। इनको पपेट बना लिया गया था। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का क्या हो गया था? क्या हो गया था? कमिटेड। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर कमिटेड। ये जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं रूलिंग पार्टी ने अपने फेवर में लिए, और शाह कमीशन की रिपोर्ट जो कि हमने देखी थी, उस रिपोर्ट के टेक्स्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं इन पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था पुलिस और प्रशासन पर, और ये प्रॉब्लम इमरजेंसी के बाद भी टैकल नहीं हो सकी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं व्हाट इज द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी तो लग गई, इमरजेंसी हट भी गई, अब देश में होंगे फ्रेश लोकसभा के चुनाव। अब कांग्रेस को जितना प्यार जनता करती थी, अब हमें देखने वाली बात यह है क्या अभी भी आने वाले चुनाव के अंदर इतना प्यार मिलेगा कांग्रेस को, या भगा दिया जाएगा इसे? देखते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूबल और लॉन्ग लास्टिंग लेसन जो इमरजेंसी का देखने को मिला, वो इमरजेंसी के बाद देखने को मिला। कब? सबको इंतजार था कमिंग लोकसभा इलेक्शंस का। 1977 के जो इलेक्शंस थे, इसमें जनता का जो निर्णय था, ये एक प्रकार से रेफरेंडम में कन्वर्ट हो गया कि अब ये देखना है जिन जिन लोगों ने इमरजेंसी के टाइम पे जो जो चीज एक्सपीरियंस करी, नॉर्थ इंडिया वालों ने स्पेशली, क्योंकि इमरजेंसी के ज्यादातर परिणाम नॉर्थ इंडिया में फील करे गए थे एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। और यहां पर सभी ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठी हो गई, यानी कि यहां पर हमें फिर से कांग्रेस के अगेंस्ट
जो कि 1950 60s के टाइम पर 60s के टाइम पर जो देखने को मिली थी एक आइडियोलॉजी, उसके अंतर्गत सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई। यानी कि फिर से यहां पर कौन सी एक पॉलिटिकल हवा बहती हुई हमें दिखी। नॉन कांग्रेसिज्म याद है सबको? जल्दी बताओ, याद है कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट होना चाहिए। हमारे अलग अलग होने से किसको फायदा मिल जाता है? कांग्रेस को। ऑपोजिशन फॉर द इलेक्शंस ऑन द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, कि जनता के सामने उन्होंने ये वाली बात रखी कि देखो दोस्तों, आपके सामने ये वाली बात है, आप चाहो तो लोकतंत्र को बचा लो या लोकतंत्र की फिर से हत्या करवा दो। इमरजेंसी के टाइम पे जो जो चीजें हुई, कि आपको दिख नहीं रहा कि क्या क्या चीजें हुई हैं? और लोगों का वर्डिक्ट भी कुछ इसी प्रकार से आने वाला था इमरजेंसी के अगेंस्ट। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर लोगों ने, भले इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस था वो नॉर्थ इंडिया में फील करा गया, लेकिन ज्यादातर लोग क्या इमरजेंसी के टाइम पर जो घटनाक्रम हुए, क्या वो लोगों को पसंद आए? लोग न्यूट्रल थे या लोग गुस्से में थे? बताओ, तीन चीजें बताओ, तीन में से क्या हुआ? पसंद आए, न्यूट्रल थे, या लोगों का कोई ओपिनियन नहीं था, या फिर गुस्सा थे? वो गुस्सा थे। मतलब हालांकि यहां पर आप कहोगे कि पार्टीज और ऑपोजिशन पार्टीज, इनकी डिबेट को तो हटा दो, राजनीति तो चलती रहती है। जनरल जनता की बात करो, जो घर में बैठे लोग थे, क्या थे वो? बताओ। कोविड के टाइम पर और कोविड के बाद जो लोगों को वैक्सीन के अलावा कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना ईएमआई कैंसिल हुई, ना स्कूलों की फीस माफ करी गई, मजदूरों ने जो पलायन करा, इतना लंबा ट्रैवल करके गए, तो कोविड के टाइम पर सरकार से खुश है जनता के नाराज है या न्यूट्रल है? वही चीज है। लेसन वॉज क्लियर, ठीक है। और ये स्टेट लेवल के इलेक्शंस पर भी फर्क डालेगा, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे फर्क डालेगा और क्या वर्डिक्ट थी जनता की। गवर्नमेंट्स, ये चीज समझ में आ गई हमें इलेक्शंस के बाद। अभी जो इलेक्शंस का रिजल्ट निकलेगा, हालांकि हम सब जानते हैं कि होगा क्या, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर भी एक सस्पेंस को क्रिएट करते हुए मैं कहानी बताता हूं। ये चीज समझ में आ गई हमारे देश के अंदर, एक जो प्राइमरी तौर से एक सबसे फाइनल लेसन जो सीखने को मिला, वो ये सीखने को मिला, जो सरकारें अगर अपने संविधान की दायरों के बियॉन्ड जाकर काम करेंगी ना, और अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश करेंगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने की कोशिश करेंगी सत्ता में ज्यादा बना रहने के लिए, जिनको जनता की नजरों में टाइटल दे दिया गया दैट दी सरकार आर एंटी डेमोक्रेटिक, कोई बात नहीं, कब तक बैठ लोगे उस कुर्सी पर? कब तक अपना जो पिछवाड़ा है वो सेक लोगे? ऐसी पार्टीज को बहुत ज्यादा सीवियरली तरीके से पनिश करा जाएगा। और ये चीज हमें देखने को मिली। 2 साल बहुत क्रूशियल थे हमारे देश में आफ्टर इमरजेंसी, 1975 से लेकर 1975 से लेकर 1977 तक, 1977 तक। तो अब देश के सामने आएंगे लोकसभा के चुनाव 1977 के। 77 में क्यों? आराम से 75 वगैरह तक 1976 तक हो जाने थे, लेकिन उन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया था सरकार ने लोकसभा का, और लगभग आसपास 6 साल तक, 6 साल के आसपास लगभग वो अपना टेन्योर एंजॉय करते हुए गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, और उनके यूनियन मिनिस्टर्स भी, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी। और ये चीज कैसे उन्होंने बढ़ा दी थी, लोकसभा का टेन्योर कैसे एक्सटेंड कर दिया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बात करते हैं लोकसभा चुनाव 1977 की। जनवरी का महीना था, न्यू ईयर 1977। लगभग 18 महीने तक जो इमरजेंसी लगी रही, गवर्नमेंट ने ये फिर ये सोचा कि इलेक्शंस करवाते हैं। इनको क्या लगा, पास्ट में भी इन्होंने, आपको याद होगा, बांग्लादेश वॉर के बाद इन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व करके इलेक्शंस करवा दिए थे, लेकिन इस बारी शाइनी परिस्थितियां अलग थी। बात सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व करने की नहीं थी, यहां पर इस बारी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक
चीज को, एक मशीनरी को बहुत गलत वे में यूज करा। आर्टिकल 352 और उसके एक क्लॉज को, उसकी एक फ्रेज को, आर्म्ड रेबेलियन, और उसकी वजह से चलो आपने यूज करा तो करा, जो देशवासियों के साथ जो चीज हुई स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, अब इस इलेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि जनता आपसे कितना खुश है और कितना ना खुश है। अगर जो पार्टी कंटिन्यूटी में रहे, वो पार्टी बार बार सत्ता में आती है, तो ये क्या चीज शो करती है कि जनता उससे क्या है, खुश है। और जब कोई पार्टी बिल्कुल ऐसे मेजोरिटी से, थंपिंग मेजोरिटी से आई हो, जड़े जमा कर बैठी हो, और एकदम से उसको जनता बर्खास्त करती, यानी कि वो हार जाए, तो ये क्या शो करती है कि जनता उससे पिछले 5 साल के अंदर क्या हो गई, एक्सट्रीम लेवल पे नाराज। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट वर रिलीज फ्रॉम जेल्स, इनको जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन वही वाली बात है ना, आप कोई भी अपना कर्मकांड कर लो, बाद में कितने भी अच्छे बनने की नौटंकी करो, तो सबको पता होता है, लोग अपनी बेइज्जती और अपना बदला कभी नहीं भूलते हैं। इलेक्शंस जो हुए वो मार्च के महीने में हुए 1977 में। ऑपोजिशन पार्टी के पास बहुत ही कम टाइम था। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिशन लीडर थे अभी अभी जेल से छूट रहे थे, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट देश में बहुत तेजी से हो रही थी। इंदिरा गांधी जी को यह लगा और उनकी सरकार को यह लगा कि हम लीडर्स को लेट छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, तो इलेक्शन हारी जाएंगे, क्या प्रोपेगेंडा वगैरह करेंगे। यहां पर पहली बात है कि ऑपोजिशन लीडर्स को कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। क्यों? यहां पर अब जनता को इन्फ्लुएंस करने, अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जनता ने अब सब देख लिया कि कौन सही है कौन गलत है। मेजर ऑपोजिशन पार्टी जो थी, दे हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्री इमरजेंसी पीरियड। जब इमरजेंसी नहीं भी लगी थी, तो ये जेपी जयप्रकाश नारायण जी और जो वेरियस ये जो लीडर्स थे और इनकी जो पार्टीज थी, ये साथ में आके तो पहले से भी बात कर रहे थे कि हमें साथ में होना चाहिए। मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, आप सबको याद है, वो इंदिरा गांधी जी समुद्र में बैठी हुई है चेयर के ऊपर, और सामने सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स और जनता खड़ी हुई है ना। नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस, और इन सब नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज ने एक पार्टी बनाई जिसको कहा गया जनता पार्टी। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, इनको लीडर माना गया। लेकिन जैसा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जेपी ने क्या कहा था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट को नहीं संभालूंगा, मैंने राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेना छोड़ दिया है। तो जनता पार्टी भले ही इनकी छत्र छाया में बनी है, लेकिन कल को अगर ये पार्टी बन गई तो क्या ये प्रधानमंत्रीशिप का कार्यकाल संभालेंगे या फिर नहीं संभालेंगे, कि लालची हो जाएंगे कि नहीं नहीं चलो मैं पॉलिटिक्स में री एंटर कर जाता हूं? बताओ। नहीं संभालेंगे। जैसा कि गांधी जी जो थे ना, ये भी गांधी के आइडिया से प्रभावित थे। देश आजाद हुआ भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी की क्या पोस्ट थी, क्या पोर्टफोलियो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी का? कुछ नहीं। क्या गांधी गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान बनाने में एक भी दिन आए हैं? वो योगदान रहा है उनका क्या? बताओ सब लोग। नहीं। तो भले ही अगर ये पार्टी जीत गई, सेंट्रल लेवल पे आ रही है और पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी बन रही प्रधानमंत्री बनने की, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज टू द इमरजेंसी, इन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्यों? कुछ कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग थे जिनको ये लगा यार अति मचा थी इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पे, तब तो हम कुछ बोल नहीं पाए उनके सामने क्योंकि हम उस पार्टी के साथ थे। अब जब इमरजेंसी हट गई है, फ्रेश इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इनको पता लग गया कि राजनीति की लहर किस तरफ बह रही है। कुछ लोग होते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट, कि भाई जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन, तो मैं कहूंगा जो जीत रहा वो मेरा फेवरेट प्लेयर। ठीक है। सम अदर कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो केम आउट एंड दे फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने पहले अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में यह भी जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। इस पार्टी के जीतने के बाद ना स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक ऐसी चीज विटनेस करोगे जो सुनकर शायद से आपके होश उड़ा दे, या फिर कभी आपने किसी करंट अफेयर वगैरह में सुन ना रखा हो, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आ गया ना, तो आपको
इसको करने के बाद स्ट्रेस फील नहीं होगा। ये देश का एक ऐसा समय था, हालांकि अभी तो हमारी कहानी चल रही है, लेकिन ये जो मर्ज करे जा रहे हैं ना, देखो मर्ज करने का मतलब ये है, हालांकि इस जमाने में ये टर्म यूज नहीं होती थी, लेकिन अगर हम इसको टर्म दे दें, क्या आप सब लोग एग्री करोगे अगर मैं इस जमाने को अगर ऐसा बोल दूं कि हमें कोलिजन पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है प्रॉपर तरीके से? और कोलिजन पॉलिटिक्स की एक खास बात होती है क्या, हर एक लीडर और उसकी पार्टी जो भी आपके साथ ज्वाइन करने के कस्में वादे निभाते हैं, वो आपसे एक अच्छी खासी लेवरेज मांगेंगे। मान लो 200 सीटें चाहिए, 200 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 199 उन कोलिजन पॉलिटिक्स की पार्टीज को मिल गई हैं, उन कोलिजन को मिल गई हैं। एक सीट मैं दे रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं लेवरेज क्या मांगूंगा भाई, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। ये एक ऐसा दौर था जब ऑपोजिशन लीडर्स को खुश करने के लिए, कैसे भी करके कांग्रेस को हराने के लिए और हम सत्ता में आ जाएं तो खुश करने के लिए, हमें इस जमाने में हमारे देश में सेम टाइम पर 3 प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, 3 पीएम एक साथ। इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। कैसे? एक तो पीएम जो कि लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, और 2 को दी जाएगा खुश करने के लिए लॉलीपॉप, डेप्यूटी पीएम। डेप्यूटी पीएम के बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है क्या? सोच समझ के बोलो, डेप्यूटी सीएम के बारे में गिवन नहीं है कि पीएम के बारे में गिवन नहीं है? दोनों के बारे में गिवन नहीं है। तो ऐसी किसी पोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या इस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है? सोच समझ के बोलना। करा जा सकता है ना, लेकिन क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। करा जा सकता है, यानी कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये वाली बात याद रखना, ये मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, और मुझे देखते ही समझ में आ गया था कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इस किताब से, जो हम पेज नंबर अभी जिस पर हैं, यहां से सोच समझकर बनाया है। बताओ मिसबा, क्रिस्टल क्लियर हिंट है ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है हमें कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डेप्यूटी पीएम के बारे में कहां गिवन है, और क्या जुडिशरीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है? इमरजेंसी तो होगा ना इसका इंस्पिरेशन इस क्वेश्चन को बनाने का, ये चीज है। तो जैसे हम लोग बिहाइंड द वर्ड्स देखते हैं ना, ऐसे ही कोई भी एक एग्जामिनर, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चल सकता किसी का स्टैटिक पोर्शन में, क्योंकि फिर अगर उसका किसी का दिमाग चला भी तो उसके पास एक ब्रॉडर फील्ड नहीं है कि वो कुछ कहीं से पूछ सके, और पूछ ले तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं भी क्वेश्चन को छोड़कर आ जाऊंगा, और बाकी लोग जहां टाइम वेस्ट करेंगे, तो मुझे अपने ऊपर एटलीस्ट इतना विश्वास होगा कि यार इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो ये तो किसी के बाप को भी नहीं बताओगा। जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, यानी कि जनता पार्टी ने ये वाला जो इलेक्शंस थे 1977 के, कांग्रेस के साथ अब ये ऐसा देखा कि जनता को, मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट ऐसा देखा कि अब जनता को डिसाइड करना है कि वो उनको कांग्रेस को चुनना है या हमें चुनना है। अब ये आर पार की लड़ाई है, करो और मरो वाली लड़ाई है। उनका कैंपेन इसी बात पे फोकस था कि जनता के दिमाग में एक बात तो जरूर रियलाइज करवाना, भले ही अगर उनको रियलाइज तो है, क्योंकि दिस मेमोरी इज वेरी फ्रेश। 76 में इमरजेंसी हटी है, 77 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कि नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट का, वो कैसा रहा है, जो एक्सेसेस कमिट करे गए हैं उनके द्वारा वो कैसे रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को जो कमिटेड बनाया गया है उसके क्या रिपरकशंस रहे हैं, जो हजारों की संख्या में, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं थी,
जो लोगों को अरेस्ट करा गया है उसका परिणाम क्या रहा है? प्रेस, जिसको चौथा पिलर माना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसकी सेंसरशिप करना, उसकी धज्जियां उड़ाना, उसका परिणाम क्या रहा है? तो पब्लिक ओपिनियन साफ था। पब्लिक का यह मानना था, मतलब एक मैं आपसे बात कह रहा हूं, कभी ऑपोजिशन पार्टी और पब्लिक के बीच में इस प्रकार की कन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन एक बात कह रहा हूं, पब्लिक का यह मानना था कि भाई साहब आपको हमें इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम भी दाल चावल रोटी खाते हैं घर पे बैठ के, हमारी भी बुद्धि उतनी काम करती है जितनी आपकी, हमने ये सब कुछ देखा भी और एक्सपीरियंस भी करा है। हम कैसे भी करके सड़क पे बैठे कुत्ते को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और यहां पर लोगों की इज्जत जो थी ना, ही वॉज अ वेरी रेप्यूटेड लीडर एट दैट टाइम, वेरी वेरी रेप्यूटेड लीडर, जेपी, जयप्रकाश नारायण जी, ये पॉपुलर सिंबल बन गए। ऐसी एक लहर उठी, एक हवा उठी जिसमें एक ऐसी गूंजें सुनाई दे रही थी, एक बार जेपी और इनकी पार्टी को मौका देकर देखते हैं। और ये वो मसीहा हैं जो कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। जनता पार्टी की जो फॉर्मेशन हुई, जिसको अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन करा, और बाद में जगजीवन राम जी ने जो अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस और डेमोक्रेसी, लेकिन वो भी मर्ज हो गई जनता पार्टी के अंदर। तो जनता पार्टी के अंदर बहुत वजनदार लीडर थे, और जनता ये भी देख रही थी, मैं सिटीजन्स की बात कर रहा हूं, जनता ये भी देख रही थी कि बड़े सारे कांग्रेस के लोग भी बागी हो गए हैं, उन्होंने भी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दिस एंश्योर्ड कि नॉन कांग्रेस जो वोट्स हैं वो डिवाइड भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस के अलावा जितने भी टॉप के लीडर्स और टॉप की पार्टीज है वो सारे जनता पार्टी के अंदर मर्ज है। और कांग्रेस को पता लग गया ये चुनावी मैदान इतना इजी भी नहीं होने वाला है, दिस विल गोइंग टू बी अ टफ गेम फॉर द कांग्रेस। फाइनल रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक आप हमने किसी चैप्टर के अंदर नहीं देखा ना, जब से हम 1947 से कहानी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे तो हार गई कांग्रेस, नॉन कांग्रेस हम जीता भी, लेकिन लोकसभा नहीं हट पा रहा था, लोकसभा पे कांग्रेस नहीं हट पा रही थी। कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। और क्योंकि इमरजेंसी की बात के पहले इलेक्शंस हैं, तो ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। क्यों? नॉट फॉर यूपीएससी, नॉट फॉर ऑप्शनल, ये सब हटाओ, लेकिन स्टेट पीएससी आज भी ऐसे थोड़े से फैक्चुअल सवाल पूछता है कि कितनी सीटें मिली थी, कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे, कांग्रेस को कितनी प्राप्त हुई, जनता पार्टी को कितनी, इमरजेंसी के बाद वाले इलेक्शंस। ठीक है, द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन द लोकसभा। इट्स शेयर ऑफ पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35%, मतलब 35% से भी कम टोटल वोट्स उसको प्राप्त हुए जितने ओवरऑल वोटिंग हुई। जनता पार्टी और उनके एलीट पार्टीज ने 330 सीट जीती, 542 सीट्स पर इलेक्शंस थे, लोकसभा में 30 सीटें थी। जनता पार्टी की खुद की बात करें, कॉम्बिनेशन में 330, खुद जीती 295 सीट्स, और क्लियर मेजॉरिटी थी जनता पार्टी की। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक मैसिव इलेक्टोरल वेव थी जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट साफ साफ दिख रही थी, पॉलिटिकल लहर कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। कांग्रेस इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए थे कांग्रेस के जो लोग खड़े हुए थे एमपी बनने के लिए। बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, हरियाणा की, पंजाब की, एंड दे कुड विन ओनली 1 सीट, सिर्फ एक ही सीट प्राप्त हुई उनको, एक राजस्थान में, एक एमपी में। इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, शी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली, और उनका बेटा संजय गांधी अमेठी से हार गया था। लेकिन पूरी जगह से कांग्रेस का बीपी सफाया नहीं हुआ था कि आप सोचो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, हर जगह से निपट गई। बड़ी सारी सीटें कांग्रेस को, मतलब थोड़ी बहुत सीटें मतलब कांग्रेस को मिली, जिसको कांग्रेस ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली थोड़ी बहुत, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में, और दक्षिण भारत में। क्यों दक्षिण भारत? अगर ये कल को क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कल को कि साउथ इंडिया में क्यों मिल गई कांग्रेस को सीटें फिर भी इस 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि repercussions and impact of emergency was not greatly felt in दक्षिण भारत। साउथ इंडिया के लोगों को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी
ये सारी की सारी राजनीति और इमरजेंसी का जो चुनावी जो मेला चल रहा था, वो क्या चल रहा था नॉर्थ इंडिया में. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस. इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल द स्टेट्स. जो फोर्स रिलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की और फोर्स नसबंदियां जो कराई गई जबरदस्ती, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिली थी. नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. जो मिडिल कास्ट थी नॉर्थ इंडिया से, वो कांग्रेस से दूर होने लगी थी और जनता पार्टी एक नया प्लेटफॉर्म बन गया था इन सारे सेक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए. मतलब दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर इस प्रकार की राजनीति कुछ चल ही नहीं रही थी. वहां के लोगों को पता भी नहीं था कि हाँ यार इमरजेंसी वगैरह लगी है, कुछ मेजर इम्पैक्ट हो, कुछ ऐसा सिविल लिबर्टीज उनकी छीनी गई हो. क्योंकि मेन राजनीतिक ग्राउंड हमारे देश में आज भी उत्तर भारत रहता है. आज भी उत्तर भारत ही रहता है. In this sense, elections of 1977 was not merely about emergency. It was about regions also, and it was about कि उसके इम्पैक्ट किस राज्यों में, किस रीजन में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा फील करेगा. अब सरकार तो बन गई, इसका मतलब कुल मिलाकर इसका नतीजा ये निकल गया है, अगर हम इसको वाइंड अप करें, कि कांग्रेस की शिकस्त हो चुकी है, जनता पार्टी आ गई है पावर के अंदर. लेकिन जनता पार्टी के अंदर बस एक दिक्कत मुझे लग रही है. क्या? जनता पार्टी बड़ी सारी पार्टीज के कोलिजन से मिलकर बनी हुई है. हालांकि उसकी कृष्ण के लिए मेजॉरिटी है, लेकिन भाई जिनके सपोर्ट पे तुम जीते हो, अब उनको एकदम से दरकिनार तो नहीं कर दोगे. ये सरकार को कितना टिका पाते हैं, कितना रख पाते हैं, और क्या इनका रूल सच में जनता के दिमाग में परिवर्तन ला पाता है? क्या पूरे 5 साल कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं, ये भी देखेंगे. लेकिन वो सब देखेंगे अगले लेक्चर में. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.